क्या हो अगर विकास के वो सारे पैमाने, मेरा मतलब है जिन्हें हम आज तक बिना सोचे समझे सच मानते आए हैं, जैसे वो बड़ी बड़ी जगमगाती इमारतें या फिर विशाल ग्लोबल सप्लाई चेन और एक बेहद ताकतवर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, क्या हो अगर ये सब असल में सिर्फ एक बहुत ही हाईटेक और मनोवैज्ञानिक गुलामी का हिस्सा हो? एक ऐसा अदृश्य मैट्रिक्स मान लीजिए, जहां सत्ता, पैसा और हमारी जिंदगी के सारे बड़े फैसले कुछ मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स और नेताओं के हाथों में कैद है। बिल्कुल, और बाकी पूरी दुनिया सिर्फ एक पुर्जे की तरह इस मशीन को चला रही है। सही कहा। देखिए, इस मैट्रिक्स की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। आज की इस गहरी चर्चा में हम जिन दस्तावेजों और स्रोतों का जिनका हमने गहराई से अध्ययन किया है, वे इसी बुनियादी ढांचे पर सीधा वार करते हैं। बिल्कुल वार करते हैं। मतलब ये स्रोत आधुनिक राजनीति और अर्थव्यवस्था की पूरी व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब हम यहाँ ये तय करने नहीं बैठे हैं कि ये विचार सही हैं या गलत। और न ही हम कोई राजनीतिक साइड ले रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारा मिशन सिर्फ उस मनोविज्ञान, उस सिस्टम को डिकोड करना है जो ग्राम स्वराज्य के इस उग्र और क्रांतिकारी विचार के पीछे छिपा है। तो अगर हम इस विचार की परतें खोलें, तो सबसे पहला और जोरदार झटका इस बात पर लगता है कि असली आजादी, यानी जिसे स्वराज्य कहा गया है, उसका मतलब सिर्फ कोई झंडा बदलना या एक सरकार को हटाकर दूसरी सरकार लाना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक अगर इस पूंजीवादी जाल को तोड़ना है तो शुरुआत किसी संसद या सड़क से नहीं होती, बल्कि इंसान के अपने दिमाग से होती है। मैं सही सोच रही हूँ ना? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। देखिए, स्वराज्य शब्द की बनावट ही अपने आप में एक पूरा दर्शन है। स्व का अर्थ है खुद और राज्य का अर्थ है शासन, यानी खुद पर शासन। हाँ, दस्तावेज ये बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो इंसान अपनी आदतों, जैसे अपने गुस्से, अपने लालच और अपने डर का गुलाम है, वो कभी किसी देश या समाज को आजाद कर ही नहीं सकता। एक बहुत ही कठोर, मतलब लगभग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। बाहरी दुनिया की आजादी असल में आंतरिक आजादी का ही एक रिफ्लेक्शन है। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। क्या इसका मतलब ये है कि ये किसी स्मार्टफोन या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस को हैक करने जैसा है? मैं समझा नहीं, थोड़ा और बताइए। मतलब बाहरी दुनिया की व्यवस्था से लड़ने से पहले इंसान को अपनी खुद की अंदरूनी कोडिंग बदलनी होगी, लेकिन सिर्फ सोचने का तरीका बदल लेने से किसी बाहरी सिस्टम से आजादी कैसे मिल सकती है? ये जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात कही ना, ये बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। क्या फर्क? यहाँ आपके पास कोई बैकअप ड्राइव नहीं है। आपको चलते हुए सिस्टम के बीच अपनी पुरानी कोडिंग को मिटाना है और नया सिस्टम लिखना है। बाप रे। हाँ, दस्तावेज इसे औपनिवेशिक मानसिकता या कॉलोनियल माइंडसेट का हैंगओवर कहते हैं। मान लीजिए शारीरिक रूप से कोई देश आजाद हो भी जाए, हाँ, कागजों पर आजादी मिल गई। एग्जैक्टली। लेकिन अगर उसकी शिक्षा व्यवस्था, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसकी भाषा और उसकी सफलता के पैमाने, अगर ये सब कुछ बाहरी मास्टर्स ही तय कर रहे हैं, तो वो आजादी महज एक भ्रम है, एक धोखा है। तो उस पुरानी हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से फॉर्मेट किए बिना नया सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं हो सकता। इंसान को यह महसूस करना होगा कि वो जिन चीजों को श्रेष्ठ मान रहा है, वे असल में उसे कंट्रोल करने के टूल्स हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि किसी इंसान ने अपना ओएस फॉर्मेट कर लिया, वो मानसिक रूप से आजाद हो गया, लेकिन मतलब वो हवा में तो नहीं रहेगा ना? बिल्कुल नहीं। उसे किसी समाज का, किसी व्यवस्था का हिस्सा तो बनना ही होगा। और यही दस्तावेज एक ऐसा विचार सामने रखते हैं जो आज की दुनिया के लॉजिक को पूरी तरह उल्टा कर देता है। आप सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रही हैं? हाँ। सत्ता को छोटे हिस्सों में बांटना और हर गांव को एक स्वतंत्र देश या कहें एक रिपब्लिक में बदलना। देखिए, जब इंसान की दिमागी गुलामी खत्म होती है ना, तो वो एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां ताकत किसी एक केंद्र में जमा ना हो। जैसे किसी एक राजधानी में? हाँ, जैसे दिल्ली, लंदन या वॉशिंगटन जैसी जगहों पर सत्ता का केंद्रित होना भ्रष्टाचार और बर्बादी की असली जड़ माना गया है इन स्रोतों में। इसे दस्तावेजों में प्राकृतिक उदाहरणों से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। प्राकृतिक उदाहरण जैसे क्या? मान लीजिए एक भयंकर तूफान आता है, तो एक बहुत बड़ा और ऊंचा पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। हाँ, क्योंकि वो सीधा खड़ा रहता है। बिल्कुल, अपनी ऊंचाई और एक ही जगह टिके होने की वजह से वो कमजोर होता है।
लेकिन जमीन से चिपकी हुई घास का वो तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे वाह, क्या एनालॉजी है। तो जब सत्ता गांव के स्तर पर छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है तो कोई भी डिक्टेटर या बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम उसे आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। पर मुझे इस विचार पर थोड़ा संदेह है। मतलब स्रोत ये दावा करता है कि शहर असल में गांव का खून चूस कर जिंदा है। क्या शहरीकरण सच में एक जहर है? मेरा मतलब है, शहरीकरण को तो हमेशा से मानव सभ्यता और अर्थव्यवस्था का एक स्वाभाविक विकास माना गया है ना। लोग बेहतर मौकों के लिए तो शहरों की तरफ जाते हैं। स्वाभाविक विकास और एक शोषक व्यवस्था के बीच ना एक बहुत बारीक लेकिन गहरी लाइन होती है। अच्छा। दस्तावेजों के अनुसार ये केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कोई स्वाभाविक चीज नहीं है। ये जानबूझकर बनाया गया एक ऐसा ढांचा है जहां संसाधन हमेशा बाहर से केंद्र की तरफ खिंचते हैं। मतलब गांव से शहर की तरफ। हाँ, अमीर लगातार अमीर होता जाता है और गांव का किसान गरीब। इसलिए वे पंचायती राज के असली रूप की वकालत करते हैं। तो असली पंचायती राज कैसा होता है? असली पंचायती राज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गांव में सिर्फ एक पंचायत घर बना दिया और फैसले दिल्ली से आ रहे हैं। इसका मतलब है पंचायत के पास पूर्ण न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां होना। एक मिनट, यानी पुलिस, न्याय और प्रशासन सब कुछ लोकल लेवल पर। ठीक यही। फैसले समुदाय के सामने तुरंत होने चाहिए, बिना किसी भारी भरकम फीस के और बिना सालों के इंतजार के। ये तो आज के कोर्ट सिस्टम से एकदम उल्टा है। बिल्कुल। दस्तावेज कहते हैं कि जब स्थानीय समस्याओं के लिए बाहर से इंपोर्टेड समाधान लाए जाते हैं तो वो जमीनी हकीकत से मेल ही नहीं खाते और पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। एक गांव को अपने भोजन, कपड़े और शिक्षा के लिए किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, एक छोटा सा गांव, चाहे वो कितना भी आत्मनिर्भर क्यों ना हो, एक विशाल ग्लोबल इकोनॉमी या एक ताकतवर साम्राज्य से खुद को बचा कैसे सकता है? इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा हथियार चाहिए होगा ना। बहुत बड़ा हथियार। और यहाँ स्रोत जिस हथियार की बात करता है वो मुझे सच में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मतलब कोई तोप नहीं, कोई बंदूक नहीं, बल्कि खादी। हाँ, खादी। ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने पहली बार पढ़ा कि खादी एक आर्थिक हथियार है तो मुझे लगा ये तो सिर्फ एक सूती कपड़ा ही तो है। मतलब एक चरखा चलाकर कोई दुनिया के सबसे बड़े पूंजीवादी साम्राज्य को डरा कैसे सकता है? खादी को सिर्फ एक कपड़ा समझना इस पूरे दर्शन की सबसे बड़ी भूल होगी। अच्छा। उस दौर के संदर्भ में देखें तो ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवादी साम्राज्य थी। उनका पूरा सिस्टम इस बात पर टिका था कि वो कच्चा माल बहुत सस्ते में ले जाएं और फिर मशीनों से बने कपड़े महंगे दामों पर हमें ही वापस बेचें। एग्जैक्टली। तो खादी उस विशाल साम्राज्य के खिलाफ एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह थी। ओहो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये तुलना तो बहुत दिलचस्प है। सोचिए ना, अगर हर घर अपना कपड़ा खुद बनाने लगे तो क्या होगा? उस साम्राज्य की पूरी सप्लाई चेन एक ही झटके में टूट जाएगी। हाँ, क्योंकि डिमांड ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। खादी का सीधा सा संदेश था, हमें तुम्हारी फैक्ट्रियों की, तुम्हारे बनाए कपड़ों की और तुम्हारे इकोनॉमिक कंट्रोल की कोई जरूरत ही नहीं है। यह असल में मशीन बनाम इंसान की आत्मा की लड़ाई थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्रोत पूरी तरह से आधुनिक मशीनों के खिलाफ है? क्या हमें वापस पाषाण युग में जाना होगा? नहीं, दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि मशीनें बुरी नहीं है। अच्छा, तो बुरा क्या है? वो मानसिकता खतरनाक है जहां मशीन इंसान के श्रम को बचाने के बजाय इंसान को ही मशीन का पुर्जा या उसका गुलाम बना दे। जो हम आज की फैक्ट्रियों में देखते हैं। हाँ, मास प्रोडक्शन यानी फैक्ट्रियों में मशीनों द्वारा अंधाधुंध उत्पादन, ये कुछ गिने चुने लोगों की जेबें भरता है और लाखों को बेरोजगार करता है। इसके उलट प्रोडक्शन बाय मासेज यानी लाखों लोगों द्वारा अपने हाथों से किया गया उत्पादन दौलत को पूरे समाज में बराबर बांटता है। और मुझे लगता है यहीं से वो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सामने आता है ना, जो सीधे पूंजीवाद के सबसे बड़े लालच पर चोट करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैंने इस ट्रस्टीशिप के बारे में पढ़ा और सच कहूँ तो ये मुझे कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एक बहुत ही कड़वी गोली की तरह लगा। ये कहता है कि अगर किसी के पास अपनी जरूरत से ज्यादा दौलत है तो वो उसका मालिक ही नहीं है। मतलब कोई पूछ सकता है कि क्या इंसान अपनी खुद की मेहनत की कमाई का भी मालिक नहीं है? गहराई से सोचे तो यही दौलत का सबसे कड़वा सच है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा, हुनर या ज्ञान है तो आप उसके मालिक नहीं है। तो फिर क्या है? आप समाज की तरफ से नियुक्त एक ट्रस्टी या रखवाले हैं। वो अतिरिक्त संपत्ति असल में समाज की अमानत है जिसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वाओ। ये विचार
उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमरिज्म के उस भ्रम को तोड़ता है जो हमें लगातार नई चीजें खरीदने के लिए उकसाता रहता है। तो ये जो स्वेच्छा से गरीबी या वॉलंटरी पॉवर्टी अपनाने का विचार है, वो भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल, ये आजादी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक टूल है। कैसे? देखिए, जब इंसान अपनी जरूरतों को स्वेच्छा से कम कर लेता है ना, तो वो दुनिया का सबसे आजाद इंसान बन जाता है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ। जब आपकी जरूरतें ही कम हैं, जब आपको महंगे ब्रांड्स या लग्जरी की भूख नहीं है, तो कोई भी बॉस, कोई भी कॉरपोरेशन या कोई भी सरकार आपको डरा या खरीद नहीं सकती। सही बात है। आप मौजूदा शोषक सिस्टम से लड़ते नहीं हैं, आप बस एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी करके उस पुराने सिस्टम को ही पूरी तरह से बेअसर या ऑब्सोलीट कर देते हैं। ये समानांतर अर्थव्यवस्था वाला विचार कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप किसी स्थापित ताकतवर सिस्टम को इस तरह से चुनौती देते हैं, तो वो सिस्टम चुप तो नहीं बैठेगा ना? बिल्कुल नहीं, वो पूरी ताकत से पलटवार करेगा। हाँ, वो जुल्म करेगा, और उस जुल्म से लड़ने के लिए सिर्फ आर्थिक आजादी काफी नहीं है। इसके लिए एक अजीब तरह के साहस की जरूरत होती है, और स्रोत ने जिस हथियार की बात करता है वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह। अक्सर हम लोग अहिंसा को कमजोरी मान लेते हैं, जैसे कि कोई थप्पड़ मार रहा है और आप बस चुपचाप सह रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों में सत्याग्रह को दुनिया का सबसे आक्रामक और साइकोलॉजिकली डेंजरस हथियार बताया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, थप्पड़ खाकर डर की वजह से चुप रहना अहिंसा नहीं है। तो वो क्या है? वो तो कायरता है। आंखों में आंखें डालकर बिना हाथ उठाए जुल्म को सहने की ताकत किसी कमजोर इंसान में हो ही नहीं सकती। इसके लिए एक लोहे जैसी आत्मा चाहिए होती है। आप उस अधिकारी या सिस्टम के मनोविज्ञान को समझिए जो डंडे बरसा रहा है। वो ट्रेंड है कि सामने वाला भी हिंसा करेगा और वो अपने सुपीरियर ताकत से उसे दबा देगा। मतलब सिस्टम को सिर्फ हिंसा की भाषा समझ आती है। बिल्कुल, उसकी पूरी ट्रेनिंग इसी पर है। लेकिन जब सामने खड़ा इंसान डरता ही नहीं है, जब वो पलटवार नहीं करता बल्कि शांत रहकर सजा सह लेता है, तो उस जालिम का पूरा दिमागी ढांचा ढह जाता है। क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट काम नहीं कर रही। एग्जैक्टली, उसकी स्क्रिप्ट काम नहीं करती। ये एक मनोवैज्ञानिक शॉर्ट सर्किट है। सिस्टम आपको कंट्रोल कैसे करता है? भविष्य के डर से, पैसे छिन जाने के डर से, या जेल जाने के खौफ से। हाँ, हम सब इन्हीं चीजों से डरते हैं। तो जिस दिन इंसान के अंदर से ये डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वो सिस्टम उसी सेकंड शक्तिहीन हो जाता है, उसकी पावर जीरो हो जाती है। और इसी डर को खत्म करने के लिए स्रोत में उपवास या फास्टिंग का जिक्र है, जिसे मानसिक सर्जरी कहा गया है। मुझे यहाँ थोड़ा संशय होता है। संशय कैसा? देखिए, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि उपवास का इस्तेमाल अक्सर अपनी मांगे मनवाने के लिए होता है। क्या उपवास करना सामने वाले को इमोशनली ब्लैकमेल करने का तरीका नहीं है कि मतलब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं भूखा मर जाऊंगा? बाहर से देखने पर यह पक्का ब्लैकमेल लग सकता है, लेकिन दस्तावेज इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उपवास का असली मकसद शरीर को सजा देना या अपनी जिद मनवाने के लिए ब्लैकमेल करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? ये अपनी खुद की आत्मा को शुद्ध करने और अपने कमिटमेंट की आखिरी सीमा को परखने का एक टूल है। जब कोई सच्चा उपवास करता है ना, तो वो सिर्फ भूखा नहीं रहता, वो अपने दिमाग को और जुल्म करने वाले की आत्मा को एक गहरा मनोवैज्ञानिक झटका देता है। मतलब ये सामने वाले की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। और वो जो आपने जेल जाने के खौफ की बात की, उसका क्या? सत्याग्रह जेल के डर को खत्म करके उसे एक बैज ऑफ ऑनर बना देता है। जब दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार यानी जेल आपका सबसे बड़ा सम्मान बन जाए, तो वो हथियार हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। वाओ, ये तो सच में माइंड गेम है ना? लेकिन ये सब तभी संभव है जब आपकी सोच में भी पूर्ण अहिंसा हो। सिर्फ हाथ न उठाना काफी नहीं है, दिमाग से नकारात्मक, जहरीले और बदले की भावना वाले विचारों को पूरी तरह डिलीट करना ही असली सत्याग्रह है। ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी पुरानी जर्जर इमारत को गिरा तो रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसके ठीक बगल में एक नया और सुरक्षित ढांचा नहीं बनाया तो लोग रहेंगे कहाँ? बिल्कुल सही एनालॉजी है। मतलब सिर्फ विनाश करना काफी नहीं है, एक नई व्यवस्था का निर्माण भी करना होगा। शायद इसीलिए स्रोत एक बहुत ही लंबी चौड़ी विस्तृत 18 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम सामने रखता है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, पुरानी व्यवस्था के मलबे पर एक नया समाज खड़ा करना, इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। और इसी रचनात्मक कार्यक्रम में एक ऐसा सिद्धांत है जो आधुनिक इंसान के अहंकार पर सबसे गहरी चोट करता है।
आप ब्रेड लेबर या पसीने की कीमत की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। इस ब्रेड लेबर के पीछे का विज्ञान क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि सबको शारीरिक मेहनत या मजदूरी करनी चाहिए? इसका विज्ञान सीधे तौर पर इंसान के ईगो यानी उसके अहंकार से जुड़ा है। दस्तावेज बहुत कड़ाई से ये बात स्थापित करते हैं कि चाहे कोई इंसान कितना भी बड़ा विद्वान हो, या कोई वैज्ञानिक हो, अधिकारी हो, हाँ, या बहुत बड़ा नेता क्यों ना हो, दिन में कुछ वक्त मिट्टी में अपने हाथ गंदे करना, खेती करना या सफाई करना उसके अहंकार को जमीन पर ले आता है। ये तो बहुत पावरफुल है। और दस्तावेज तो यहाँ तक कहते हैं कि जो इंसान अपने शरीर को बिना थकाए सिर्फ दूसरों की मेहनत पर खाना खाता है, वो असल में चोरी कर रहा है। शारीरिक श्रम इंसान को जमीन से और समाज के सबसे निचले तबके से जोड़कर रखता है। और अगर हम समाज के निचले तबके की बात कर रहे हैं तो स्रोत में छुआछूत और भेदभाव को भी बहुत गंभीरता से लिया गया है। मतलब इसे सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि समाज का कोड बताया गया है। बिल्कुल, छुआछूत एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक बीमारी है जो पूरे समाज को अंदर से खोखला कर देती है। हाँ। जब तक समाज का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को अछूत मानता है, तब तक कोई भी स्वराज्य आ ही नहीं सकता। इसके साथ ही इस रचनात्मक कार्यक्रम में एक और बहुत क्रांतिकारी विचार है, नई तालीम का। ये नई तालीम आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था से कैसे अलग है? देखिए, हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था अक्सर सिर्फ रट्टा मारना सिखाती है। हाँ, ताकि लोग फैक्ट्रियों या दफ्तरों के लिए अच्छे क्लर्क बन सके। सही कहा। लेकिन नई तालीम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो हाथ, दिमाग और आत्मा, इन तीनों का एक साथ समन्वय करें। ये इंसान को सच में आत्मनिर्भर बनना सिखाती है। इसके अलावा सफाई को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि धर्म का दर्जा दिया गया है। महिलाओं को पर्दे में रखने जैसी प्रथाओं को खत्म करके समाज के हर फैसले में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना, ये इस कार्यक्रम का एक बहुत अहम स्तंभ है। और मैंने पढ़ा था कि नशा मुक्ति भी इसमें शामिल है। हाँ, क्योंकि जो दिमाग खुद नशे के कंट्रोल में है, वो ना तो खुद पर नियंत्रण रख सकता है और ना ही कोई आजाद फैसला लेने के काबिल रहता है। सही बात है। लेकिन इस पूरी नई और जटिल व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए जाहिर तौर पर कुछ नेताओं की, लीडर्स की तो जरूरत होगी ही। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक उलझन है जिसका जिक्र शोध करता है। जब भी पढ़े लिखे, समझदार या शहर के लोग गांव में कोई बदलाव लाने जाते हैं तो उनके अंदर अक्सर एक सेवियर कॉम्प्लेक्स या मसीहा बनने की बीमारी आ जाती है। हाँ, ये बहुत आम बात है। उन्हें लगने लगता है कि वे इन विचारों को बचा रहे हैं। तो एक सच्चे लीडर को इस मसीहा वाले अहंकार से कैसे बचना चाहिए? ये नेतृत्व की सबसे कठिन और सच्ची परीक्षा है। स्रोत एकदम स्पष्ट करता है कि असली लीडरशिप स्टेज पर खड़े होकर भाषण देना या बड़ी बड़ी नीतियां बनाना, खुद को मसीहा घोषित करना बिल्कुल नहीं है। तो असली लीडरशिप क्या है? असली लीडरशिप एक अदृश्य सेवा है, मतलब इनविजिबल सर्विस। अदृश्य सेवा? हाँ, यह सड़क पर झाड़ू लगाने, रसद का इंतजाम करने और सबसे पीछे खड़े इंसान की तकलीफ को बिना किसी शोर शराबे के दूर करने का काम है। वाओ! एक सच्चा लीडर वो है जो रोज रात अकेले में अपने मसीहा वाले अहंकार का कत्ल करता है। उसे यह समझना होता है कि गांव के लोगों को उसके भारी भरकम ज्ञान या उपदेश की जरूरत नहीं है। उन्हें संसाधनों, सम्मान और बराबरी की जरूरत है। एग्जैक्टली। और इसी से वह दर्शन निकलता है जिसे स्रोत सर्वोदय कहता है। सर्वोदय मतलब सबका उदय? हाँ, सबका उदय ये इस पूरी चर्चा का अंतिम लक्ष्य है। जब तक समाज का सबसे कमजोर और आखिरी इंसान ऊपर नहीं उठता, तब तक आपका कोई भी आर्थिक या राजनीतिक विकास असली नहीं है। वो सिर्फ एक भ्रम है। बिल्कुल। और इस रास्ते पर चलने के लिए ना अक्सर भीड़ से अलग अकेले खड़े होने की हिम्मत चाहिए होती है। दस्तावेजों में चरखे का जिक्र सिर्फ एक कपड़ा बुनने की मशीन के तौर पर नहीं हुआ है। तो फिर किस तरह हुआ है? चरखा चलाना एक तरह का ध्यान है, एक मेडिटेशन है जो दिमाग की धुंध को साफ करता है और इंसान को जमीन से जोड़े रखता है। आप खुद को कितनी भी बड़े बुद्धिजीवी मानते हो, कितनी भी अच्छी बहसें करते हो, स्रोत का एक ही पैमाना है। हाँ, कर्म ही एकमात्र सबूत है। जमीन पर उतरकर पसीना बहाकर काम करना ही आपकी सच्चाई तय करता है। तो अगर हम आज के इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो एक बात बहुत शीशे की तरह साफ हो जाती है। ग्राम स्वराज किसी सरकार का, किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी विशेष सिस्टम का नाम नहीं है। ये असल में एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मानसिक अवस्था। ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है।
देखिए, जब तक कोई इंसान अपने डर, अपने लालच, अपने अहंकार और बाहर से थोपी गई बेहिसाब जरूरतों के जाल में फंसा है ना, वो आजाद हो ही नहीं सकता, चाहे वो दुनिया के किसी भी आजाद देश में क्यों ना रह रहा हो। इन सभी मानसिक जंजीरों से आजादी पाना ही किसी इंसान को एक स्वतंत्र गणराज्य या इंडिविजुअल रिपब्लिक बनाता है। मतलब असली स्वराज का संदेश यही है कि दुनिया को बदलने या सिस्टम से लड़ने से पहले आपको अपने खुद के दिमाग को जीतना होगा। 100% सच। और यहीं पर इस चर्चा का वो सबसे अहम और चुभने वाला सवाल उभर कर आता है, जिस पर हम सबको गहराई से सोचना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, आज के इस आधुनिक दौर में जहां हमारा हर फैसला, हर पसंद और यहाँ तक कि हर विचार एल्गोरिदम, ये चमकती स्क्रीन्स और सोशल मीडिया द्वारा बहुत बारीकी से कंट्रोल हो रहा है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां इंसान के अटेंशन और उसकी इच्छाओं को हैक करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो क्या कोई सच में आजाद है? ये एक बहुत डरावना सवाल है ना? या हमने सिर्फ अपने औपनिवेशिक मास्टर्स की जगह अब इन अदृश्य डिजिटल मास्टर्स को दे दी है? शुरुआत में हमने जिस केंद्रीकृत मैट्रिक्स की बात की थी, वो आज अदृश्य तारों और कोड्स के रूप में हमारे चारों तरफ फैल चुका है। बिल्कुल फैल चुका है। तो इस नई और पूरी तरह से अदृश्य गुलामी के बीच किसी भी इंसान का अपना ग्राम स्वराज कैसा दिखेगा? उस अंधी कोडिंग को तोड़ने का पहला कदम क्या होगा? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।